नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग बीओ मेंस की आंसर राइटिंग का पार्ट 4 देखेंगे। चौथे पार्ट में हम लोग 3 प्रश्नों को अच्छी तरीके से चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, 3 प्रश्नों को देखते हैं। 125 शब्द और आपका 50 शब्द और 25 शब्दों में, तो 3 फॉर्मेट में आप लोगों को लिखना है। और इसकी पीडीएफ बीओ मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छे से आप लोग आंसर राइटिंग करते रहिए। और दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मॉडल आंसर दिए जाने चाहिए, तो मेरा आधार यही है, मेरी बात यही है। दोस्तों आप कितने भी मॉडल आंसर पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, सारी की सारी चीज़ें आपकी धरी की धरी रह जाएंगी, कहीं कुछ नहीं मिलता। आप जो बहुत सारे लोग होंगे, आपके साथी होंगे जो मॉडल आंसर पढ़ रहे होंगे, अब आप उनसे देखिएगा, उनसे पूछिएगा। आप मेरी बात को आप बिल्कुल भी मत मानिए। ठीक है, आपको क्या करना है, आप जो मॉडल आंसर लोग पढ़ते हैं और आप उनसे ईमानदारी से पूछिए कि क्या वो एग्ज़ाम हॉल तक वही फॉर्मेट लेके जा पाए। आप कितने प्रश्नों को रट सकते हैं? रट नहीं सकते। आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? आप उसमें कौन कौन से पॉइंट्स डालने हैं उन्हीं को सोचते हैं आप, क्योंकि वहाँ पर प्रश्न किस तरीके से आएगा, किस तरीके से नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए अगर आपके पास पॉइंट्स हैं प्रश्न के फॉर्मेट में, तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का जो प्रश्न है जीएस फर्स्ट पेपर का प्रश्न है और प्रश्न संख्या 10 है। 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। और लिखने से पहले 125 शब्दों वाले में आप थोड़ा सा भूमिका और बॉडी पार्ट और जो निष्कर्ष है उन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला सावधानी क्या होती है कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, कोटेशंस का प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। इसके साथ में क्या है, इसके साथ में अन्य चीज़ें भी हैं कि जैसे जो फ्लो चार्ट है, जहाँ पर भी रेलेवेंट लगे तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। जो अच्छी लाइंस होती हैं, अच्छे वक्तव्य होते हैं, उनको आप अंडरलाइन करने का प्रयास कीजिए। और इसके साथ में आपको कुछ चीज़ें और हैं कि जैसे आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आज के प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है 125 शब्द सीमा में आपको लिखना है, भारतीय संविधान को अर्थसंघीय क्यों कहा जाता है, परीक्षण कीजिए। तो अब इसमें देखिए आपको पॉजिटिव भी बताना है, नेगेटिव भी बताना है, सारी चीज़ों को बताते हुए फिर अपने संविधान के बारे में किस तरीके से चीज़ें हैं। तो सबसे पहले पार्ट में आप थोड़ा सा बताइए कि संविधान क्या है। देखिए संविधान के कुछ जो लक्षण हैं उनको आप लोगों को बताना है और इसके साथ में फिर आपको शासन व्यवस्था के संघात्मक जो शासन व्यवस्था होती है तो उसके लक्षण बताने, फिर एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण बताने हैं। ठीक है, लास्ट में निष्कर्ष को दे दीजिए। संविधान, देखिए संविधान के जहाँ तक लक्षणों की बात करते हैं तो प्रमुख लक्षण यही है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ एकात्मक शासन प्रणाली के भी गुण नज़र आते हैं। अब संघात्मक का मतलब क्या है, जहाँ केंद्र प्लस राज्य दोनों में एक समन्वय की स्थिति हो, दोनों मिलजुल कर शासन व्यवस्था को चलाते हों। ठीक है, तो एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या है कि जैसे जहाँ पर केंद्र की चलती हो कि सारे के सारे अधिकार आपको केंद्र को दे दिए गए, राज्य बस देखता रह रहा है, वो आदेशों का पालन कर रहा है, तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है, एकात्मक शासन व्यवस्था। अब देखिए, अब संघात्मक शासन जो संविधान है, संविधान में, भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षणों को देख लेते हैं। तो अब देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, संविधान की सर्वोच्चता। अब जैसे केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है। अब ये संविधान की सर्वोच्चता क्या राज्य का अलग संविधान है? नहीं है। जो एक भारत का संविधान है वही केंद्र पर भी लागू होता है, वही राज्यों पर भी लागू होता है।
और संविधान की सर्वोच्चता का क्या तात्पर्य है कि यहाँ पर भारत में कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान सर्वोच्च है। शासन व्यवस्था जो चलेगी वो संविधान के अनुसार चलेगी। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, पार्लियामेंट है, कैग और सीवीसी, जो भी संस्थाएं हैं, कोई भी संस्था या व्यक्ति, समूह, संगठन संविधान से ऊपर नहीं है। इसी को, और ये चीज़ें लागू होती हैं, ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में, एमपी में ये चीज़ें नहीं लागू होती, छत्तीसगढ़ में ये चीज़ें नहीं लागू होती, उत्तर प्रदेश में लागू होती हैं संविधान की सर्वोच्चता। तो ऐसा तो नहीं है, सारी जगहों पर समान रूप से संविधान की सर्वोच्चता रखी गई है, क्योंकि सभी का, पूरे भारतवर्ष का एक ही संविधान है। ठीक है, तो यह एक संघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण माना जाता है। दूसरी चीज़ क्या है संघात्मक शासन व्यवस्था का, कि जैसे देखिए लिखित संविधान है। जैसे ब्रिटेन का संविधान क्या है, अलिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान कैसा है, लिखित संविधान है, लेकिन विश्व का सबसे छोटा संविधान है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है हमारे देश का है, जिसमें केंद्र सरकार के लिए, केंद्र सरकार किस तरीके से शासन व्यवस्था को चलाएगी, राज्य सरकार किस तरीके से शासन व्यवस्था को चलाएगी, इन सारी चीज़ों को बताया गया है। कहाँ पर, संविधान में। संविधान में क्या है, हमारे यहाँ लिखित है कि किस व्यक्ति के, किस संस्था के, प्रधानमंत्री के दायित्व कर्तव्य क्या हैं, इनका अनुपालन किस तरीके से करना है, संसदीय प्रक्रिया किस तरीके से चलेगी, किस तरीके से जो संस्थाएं हैं वो चलेंगी, संवैधानिक जो पद हैं उन पर उनके कर्तव्य क्या है, सारी चीज़ें तो बताई गई हैं संविधान में। तो संविधान को इस तरीके से चलाया जाता है। किस तरीके से चलना है, यह एक लिखित संविधान के माध्यम से, वो चाहे केंद्र सरकार हो, वो चाहे राज्य सरकार हो। अब देखिए इसके अलावा क्या है कि जैसे केंद्र व राज्य में पृथक पृथक सरकारें होती हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था का अगला पॉइंट क्या है, केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें होती हैं। आप देखे भी होंगे, ऐसा नहीं है कि भाई स्टेट में भी सेंटर की सरकार है और केंद्र में तो है ही है। तो यहाँ पर क्या है, केंद्र और राज्य दोनों में पृथक पृथक सरकारें होती हैं और केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है कि केंद्र की अधिकारिता कहाँ तक है, राज्य की अधिकारिता कहाँ तक है, कौन सी शक्तियों पर कौन सी शक्तियाँ हैं जिनके माध्यम से केंद्र कार्य करता है। तो यहाँ पर स्पष्ट डिवीज़न ऑफ पावर्स का प्रावधान किया गया है संघात्मक शासन व्यवस्था में। देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था का एक अगला लक्षण भी है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया की जटिलता, कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा जटिल है। ठीक है, 2/3 बहुमत के साथ में आप आधे राज्यों की सहमति, कई विधेयक ऐसे हैं कि जिसमें 2/3 बहुमत ही चाहिए होता है। तो ये चीज़ें दर्शाती हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था में सभी का एक सहयोग रहता है। और क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था के अगला लक्षण क्या है कि जैसे स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका है। स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका, हमारे यहाँ जो जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट रखा गया है और बिल्कुल सर्वोच्च उसमें रखा गया है। ठीक है, स्वतंत्र है और सर्वोच्च है। अब देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था के आपने लक्षण बता दिए। अब संघात्मक संविधान में एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण कौन कौन से हैं, तो अब उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। संविधान में एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षणों को अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब आखिर क्यों कहा जाता है संविधान एकात्मक है, अर्धसंघीय है, तो उन चीज़ों को अभी दर्शाना है आपको। तो संविधान में एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षणों में सबसे पहली बात यही है कि एकीकृत न्याय व्यवस्था। अब ये कैसे, जबकि आपने पहले ही संघात्मक में बताया कि सर्वोच्च न्यायपालिका स्वतंत्र है और निष्पक्ष है, सर्वोच्च है। तो यहाँ पर एंगल ये निकल के आता है जैसे है एकीकृत न्यायपालिका है, लेकिन देखिए न्याय व्यवस्था जो है, जैसे मान लीजिए एक जिला कोर्ट होता है, जिला कोर्ट, उसके ऊपर
हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, समझिएगा मेरी बात कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। अब यहाँ से हाई कोर्ट से कोई मामला अगर डिसीजन नहीं निकल पाता तो लोग क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो अधिकार क्षेत्र किसका आता है कि आपको कहीं ना कहीं सेंटर से उठकर आपको से केंद्र के पास जाना ही जाना है। तो ये क्या है, ये आपके एकात्मक शासन व्यवस्था का पहला लक्षण माना जाता है। अब दूसरी चीज़ क्या है, हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है कि केंद्र सरकार की नागरिकता अलग है, राज्य की अलग है, ऐसा तो नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। आपको पूरे देश की, पूरे भारतवर्ष की एकल नागरिकता का प्रावधान है भारतीय संविधान में, ठीक है। जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है भाई, अलग अलग चीज़ें होती हैं। जो एक विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था होती है उस तरीके से चीज़ें चलती हैं। और क्या है कि जैसे शक्तियों का बंटवारा जो है केंद्र के पक्ष में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। कहने का मतलब यही है कि अगर राज्य विधानमंडल कोई भी कानून बनाता है और वह साइन के लिए भेजता है राज्यपाल को, अब राज्यपाल आरक्षित कर लेते हैं उस बिल को, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। तो इसमें अधिकार क्षेत्र किसका हो गया कि राज्य के कानूनों को निर्माण में जो सबसे बड़ी बाधा अगर डालना चाहे तो राष्ट्रपति डाल सकते हैं, केंद्र सरकार डाल सकती है। तो ये क्या है, यह एकात्मक शासन व्यवस्था, मतलब शासन राज्यों का राज्य चला रहे हैं, लेकिन एक होल्डिंग अथॉरिटी जो है वो केंद्र के पास में। संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। जैसे हमारा भारत का संविधान जो है वो ऐसा नहीं है कि राज्य का अलग है और केंद्र का अलग है, तो दोनों के लिए सेम एक ही संविधान है, ठीक है। तो ये भी जैसे राज्य क्या कह सकते हैं, भाई हमारा भी संविधान होना चाहिए, संघात्मक शासन व्यवस्था कहे भैया हमारा भी संविधान होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो ये एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण हो जाता है। केंद्र द्वारा राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन करने का अधिकार। अब सोच के देखिए, जैसे मान लीजिए कोई ए नाम का राज्य है और सेंटर है ये सी नाम से, अब इसके ऊपर कंट्रोल कर रहा है कि अगर हमें चाहें तो तुम्हारी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, धमकी दे रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। तो ये क्या है, एक एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है भारतीय संविधान में, लेकिन ये एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है। इसी को देखते हुए सभी लोग कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, ठीक है। तो केंद्र क्या है, केंद्र राज्यों की सीमा का परिवर्तन करने का अधिकार रखता है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, तो ये भी एक मतलब कहते हैं ना किसी के अंडर काम करने वाली चीज़ है कि केंद्र सरकार जो चाहे राज्यों से मनवा सकती, करवा सकती है। जीता जागता उदाहरण आप समाज में देख ही सकते हैं राज्यों में। तो इन चीज़ों को आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि भाई राज्यपाल को कहा भी जाता है कि केंद्र सरकार की कठपुतली है और उसी तरीके से उसको नचाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा आप देख सकते हैं, जैसे एनडीए की गवर्नमेंट है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं। तो जहाँ विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं वहाँ पे राज्यपाल के जो क्रियान्वयन है वो जो करते हैं आप देख सकते हैं, वो चाहे पश्चिम बंगाल हो या महाराष्ट्र हो, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो ये एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण माना जाता है। अगला क्या है, अनुच्छेद 249 के तहत क्या है कि जैसे राज्य सूची पर सेंटर कानून बना सकता है अगर वो राष्ट्रीय महत्व का विषय है तो ये भी भाई राज्य की जो एक उसका अधिकार है वो तो छीना जा रहा है ना भाई, पूरी की पूरी शासन व्यवस्था उन्हीं के अनुसार चलेगी। तो ये भी बहुत बड़ी बातें हैं, ये भी एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण माना जाता है। संकट काल में जैसे मान लीजिए इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रपति शासन हुआ तो भी जाना है, राष्ट्रपति नहीं, संकट काल में क्या होता है कि जैसे इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो उस समय सारी की सारी शक्तियाँ जो होती हैं वो सेंटर ले लेता है। तो ऐसी स्थितियों में शासन बस केवल एक के द्वारा चलाया जाता है।
राज्यों द्वारा पारित कानूनों पर अंतिम सहमति आरक्षित करने का जो राज्यपाल का अधिकार है, तो वो रोक सकता है, देख सकता है क्या पारित किया जा रहा है क्या नहीं पारित किया, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद निष्कर्ष को आप अच्छी तरीके से दीजिए, ठीक है। तो यह आपका पहला प्रश्न था और इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को पेड ग्रुप में मिल जाएगी बीओ मेंस के। जो लोग भी अपना पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर है 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। 50 शब्दों में है, इसमें देखिए ज़्यादा कुछ सोचने समझने वाली बात रहती नहीं है। 50 शब्दों में आप ज़्यादा लिख ही नहीं सकते हैं, तो आपको स्ट्रेट थ्रू आपको डायरेक्ट पॉइंट डालकर ही लिख सकते हैं इजीली। जैसे भी चाहें आप पॉइंट डालना चाहें पॉइंट भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ का यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। जीएस फर्स्ट पेपर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है। 50 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है। देखिए प्रश्न क्या है, भारत में बांगर और खादर क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बांगर को एक साइड बता दीजिए, दूसरे खादर को बता दीजिए, ठीक है। तो देखिए बांगर क्षेत्र क्या होता है। बांगर क्षेत्र जैसे मान लीजिए, सबसे पहली बात तो समझिए ये एक नदी है, नदी है, यहाँ पानी बह रहा है, ये पानी प्रवाह क्षेत्र है और ये इसका बिल्कुल सटा हुआ इलाका है जहाँ पानी अभी पहुँचता है, अभी नहीं आया, ठीक है। और एक पुरानी, इससे भी ऊपर जाएंगे तो ऊंची जगह होती है, ठीक है। तो ये ऊंची जगह जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता है, इसको क्या कहते हैं, इसी को बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं, बांगर, बांगर क्षेत्र, ठीक है। और ये जो पानी जहाँ पर पहुँचता रहता है ये काफ़ी उपजाऊ रहता है, बाढ़ आती है तो यहाँ पानी पहुँचता है, ये प्रवाह क्षेत्र नदी का तो इसको क्या कहते हैं, खादर क्षेत्र कहते हैं। समझ गए आप लोग, बांगर और खादर। अब समझते हैं बांगर क्षेत्र क्या है, पुरानी जलोढ़क मिट्टी का बना हुआ ऊंचा भाग होता है। ध्यान रखिएगा, वहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता, बाढ़ तल से ऊंचा होता है। कि जैसे मान लीजिए ये जो क्षेत्र है ये नदी है, ये प्रवाह क्षेत्र है, अब यहाँ से ये जो ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है ये आपका बांगर क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। बाढ़ तल से ऊंचा होता है, इसमें चूना युक्त पदार्थों की प्रचुरता और कंकड़ भी पाए जाते हैं। चूना युक्त पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है इसमें। कृषि के लिए यह अधिक उपयोगी नहीं माना जाता है, ठीक है, कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं माना जाता है। और पंजाब में ये इसी बांगर क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इसे धाया कहकर पुकारते हैं, धाया। अब खादर क्षेत्र क्या है, बांगर क्षेत्र जैसे बताया ना कि ये प्रवाह क्षेत्र हो गया, ये आपका जहाँ पर पानी आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, इस तरीके से। और ये जो जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता, पुरानी जलोढ़क मिट्टी जो होती है उसका ऊंचा भाग जो होता है ये बांगर होता है। अब खादर के बारे में जान लीजिए। खादर क्या है, यहाँ तक पानी पहुँचता है, नवीन जलोढ़क मिट्टी का निम्न प्रदेश होता है। ये ऊंचाई है, इससे नीचे ये निम्न है, तो इसीलिए निम्न प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। नवीन जलोढ़क मिट्टी का निम्न प्रदेश है और इसमें मिट्टी की नई परत बिछ जाती है। मिट्टी की नई परत, जैसे पानी आया तो पानी के साथ मिट्टी आती है तो एक नई परत उसमें जम जाती है, तो इसमें नई परत बिछ जाती है। चीका मिट्टी का बना हुआ यह प्रदेश होता है। पंजाब में इसे बेट कहते हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यही होती है कि खादर क्षेत्र में कृषि, गहन कृषि होती है सबसे ज़्यादा, और अच्छी खेती की जाती है इस खादर क्षेत्र में, ठीक है। तो यह गहन कृषि खादर क्षेत्र में होती है। तो इस तरीके से आप लोगों को 50 शब्दों में लिखना था, इजीली लिख सकते हैं आप लोग। अगर आपके पास पॉइंट्स हुए आप इजीली लिख ले जाएंगे, बस एक दो बार आप केवल प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, अगली जीएस फर्स्ट टाइप पेपर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है और 25 शब्दों में लिखना है। और 25 शब्दों में डायरेक्ट तो ही आपको लिखना होगा। आदित्य L1 मिशन पर टिप्पणी कीजिए। प्रश्न ये है, आदित्य L1 मिशन पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए आदित्य L1 मिशन है क्या, तो देखिए 2018 में इसरो ने घोषणा की थी। किस चीज़ की घोषणा की थी, 2022 में सूर्य यानी सन के अध्ययन हेतु पहला भारतीय मिशन भेजा जाएगा, जिसका नाम क्या रखा गया है, नाम रखा गया है आदित्य L1 मिशन।
यह जो मिशन होगा, यह जो सैटेलाइट होगा, तो सैटेलाइट लगभग इसका वज़न 400 किलोग्राम होगा। L1 जो आदित्य L1 जो है वो होलो ऑर्बिट, एक ऑर्बिट है, उसी में सैटेलाइट को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और यह मिशन करेगा क्या, इसको भी आप बता दिए। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सूर्य में वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना। सूर्य में सन पे जाके वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको देखना, चुंबकीय क्षेत्र है, इन चीज़ों का अध्ययन करना। और यह देश का प्रथम सौर मिशन होगा जो कि 2022 में भेजा जाएगा इसरो के द्वारा। ठीक है, इसकी घोषणा जो है घोषणा की गई थी 2018 में। तो यह आपका पूरा का पूरा तीनों प्रश्न है, इसको अच्छे से लिखिए। PDF आप लोगों को BO मेंस के ग्रुप में मिल जाएगी। अच्छे से आंसर राइटिंग करते रहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।